आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है टॉम की क्लास लेकर के। टॉम में जो हम लोग का चल रहा है टॉपिक, उसका नाम है जायरोस्कोप, जो आपके तीसरे चैप्टर में है। और इस तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने पांचवा चैप्टर भी कवर किया है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है जायरोस्कोप, जिसमें कल हम लोग पढ़ चुके हैं जायरोस्कोप क्या होता है, जायरोस्कोपिक त्वरण क्या होता है। आज हम बात करेंगे जायरोस्कोपिक कपल की। जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है आपका, मतलब जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है, इस चीज को आपको जानना है कि जायरोस्कोपिक कपल किस तरह से कार्य करता है। तो यहाँ पर हम एक 3 एक्सिस वाला रेफरेंस लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस हमने लिया, एक्स वाई और जेड। यहाँ एक पहिया है जो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये हमारा है डायरेक्शन ऑफ व्यू, देखने का दिशा। इधर से हम इसको देख रहे हैं। ये जो हमारा पहिया है वो इस दिशा में, मतलब अगर हम उधर से देखेंगे तो वो ये हमारे ये डिस्क और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट कर रहा है। अब ये रोटेट करते हुए कुछ समय पश्चात ये यहां पर आ गया, डेल्टा थीटा कोण घूमकर ये इस स्थिति में आ गया। ये यहां से घूम करके आ गया है इस एक्स डैश पोजीशन या x1 पोजीशन पर। ये हमारा O है। ये यहां से हमारा इसका क्या है, इधर x डैश है, इधर हमारा z डैश है और इधर हमारा y डैश है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस अक्ष के परितः अक्ष OX के परितः वो क्या कर रहा है, OX के परितः स्पिन कर रहा है। OX के परितः ये चक्कर लगा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्पिन एक्सिस। क्यों? क्योंकि OX अक्ष के परितः वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, चक्कर काट रहा है। OY के परितः यदि हम देखें तो OY के परितः देखिए ये क्या कर रहा है, OY के परितः इसकी अक्ष इस तरह से घूम रही है। मतलब ये हमारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये हमारा पहिया जो है इस x एक्सिस में स्थित है और वो घूम रहा है। तो सामने से देखोगे तो वो इस तरह से घूम रहा है, तो उसकी एक्सिस क्या है, ये हमारी है। तो ये हो गया हमारा स्पिन एक्सिस। अब ये x एक्सिस भी इस तरह से घूम रही है, क्योंकि अभी इस पोजीशन पर थी, इस तरह से थी और ये घूम करके इस तरह आ गई। तो ये एक्स एक्सिस भी घूम रही है, वो किसके अबाउट घूम रही है, इस वाई एक्सिस के अबाउट घूम रही है। किसके अबाउट घूम रही है, वाई एक्सिस के। तो ये जो एक्सिस होता है, इसका जो मोशन होता है वो प्रिसीजन कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिसीजन एक्सिस। प्रिसीजन की अक्ष है ये, जिसके परितः ये घूम रहा है। ये हमारा क्या है, प्रिसीजन अक्ष है। और ये हमारा आपका स्पिन अक्ष है। ठीक है, स्पिन अक्ष OX हो गया, प्रिसीजन अक्ष ये हो गया। अब ये जो जेड बचता है, इसको हम OZ को कपल एक्सिस कहते हैं, बलयुग्म की अक्ष। वो कैसे निकलता है, चलिए उसको पहले हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं कि कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक आपने पढ़ा होगा कोणीय संवेग, जिसका मान होता है I इंटू ओमेगा। कोणीय संवेग क्या होता है, I इंटू ओमेगा। अभी I इंटू ओमेगा कैसे आया, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है m इंटू भी। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, रेखी संवेग है। अब इसको रेखी को कोणीय में बदलना है, तो इस m की जगह हम रखते हैं I और v की जगह रखेंगे यहाँ पे हम रहने दें, v की जगह रखें ओमेगा इंटू r, तो ये हो जाता है m r ओमेगा। ठीक है, अब यही जो रिलेशन है एम आर ओमेगा, तो यहाँ पर ये आ जाता है कोणीय संवेग बराबर है आई। इसको हम क्या कहते हैं, कोणीय संवेग बराबर आई ओमेगा। कोणीय संवेग हमारा आई ओमेगा। अब इसका डायरेक्शन, जैसे हम लोग ओमेगा का डायरेक्शन की, ये हमारा ये एक प्लेट है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इस पे हम मुट्ठी बंद करेंगे तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होगा, अंगूठे का जो दिशा होगा, वो हमको उसके ओमेगा की दिशा को देगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ये रोटेट कर रहा है, तो ये इस दिशा में इस पे ओमेगा आया। ठीक है, जिस दिशा में ओमेगा आता है, मतलब कोणीय वेग आता है, उसी दिशा में हमारा कोणीय संवेग भी होता है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए कि इसका इस स्पिन करते हुए पहिए का कोणीय संवेग किधर कार्य करेगा, तो ये हमने मुट्ठी बंद किया इसकी घूमने की दिशा में, और ये इस दिशा में हमको इसका कोणीय संवेग प्राप्त हुआ। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, कोणीय संवेग प्राप्त करने के लिए
मुट्ठी को बंद करेंगे पहिए के घूमने की दिशा में, तो पहिए घूम रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मुट्ठी बंद किया तो इस दिशा में हमको ये एक रेखा मिली जिसका मान है हमारा आई ओमेगा, और इसको हम ले लेंगे ओ, और ये है हमारा बी। मतलब उस पिंड का प्रारंभिक जो कोणीय वेग है आई ओमेगा, कोणीय संवेग जो है वो आई ओमेगा एक ए बी रेखा द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। अब डेल्टा थीटा समय पश्चात, मतलब जब डेल्टा थीटा कोण घूम जा रहा है तो ये एक्स यहाँ से x1 स्थिति पर आ जा रहा है, और ये पहिया हमारा इस जगह पर इस तरह से आकर के ये रोटेट करने लग रहा है। ये पहिया हमारा इस तरह यहाँ आकर के इस तरह से रोटेट करने लग रहा है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या हुआ, नीचे की तरफ, मतलब यहाँ से वो चेंज होकर के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसको यहाँ से बाहर करिए, आई ओमेगा यहाँ आ गया। अब ये हमारा ये है इस टाइम आई ओमेगा यहाँ आ गया। अब इसका पोजीशन ए से बदल करके कहाँ आ गया, बी आ गया। ये ए से कहाँ आ गया, बदल के बी आ गया। ये ए से बी आ गया, ये परिवर्तन हुआ, ठीक है, ए से ये बी आ गया। अब ये एंगल कितना है हमारा भाई, तो ये एंगल हमारा है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा ये परिवर्तन हो रहा है। अब डेल्टा थीटा परिवर्तन हुआ तो ये देखिए ये आई ओमेगा हमने क्या किया, ये हमारा ये प्रिसीजन कर रहा था तो इसके लिए आई ओमेगा ये हो गया, इस डायरेक्शन में प्रेजेंट किया, फिर इस डायरेक्शन प्रेजेंट किया। अब ये जो ए बी है ये भी हमारा एक कोणीय संवेग परिवर्तन को दर्शा रहा होगा। ए बी क्या है, कोणीय संवेग में परिवर्तन, इस चित्र में कोणीय संवेग में परिवर्तन को वो दर्शा रहा है। तो जैसे यहाँ पर आई ओमेगा इस तरह से प्राप्त हुआ है अंगूठा को मुट्ठी बंद करने वाले अंगूठा की दिशा में, और इधर मुट्ठी बंद किया तो अंगूठा की दिशा नीचे की तरफ प्राप्त हुआ है, इसी तरह से ये भी तो मुट्ठी बंद करने पर नीचे की तरफ आ रहा है, तो मुट्ठी बंद करने पर इसकी भी दिशा प्राप्त होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम अंगूठे को, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अपने अंगूठे को रखेंगे इसकी दिशा में ए से बी की तरफ और मुट्ठी को बंद करेंगे। तो मुट्ठी को बंद कर रहे हैं तो देखिए अब इस अंगूठे को, ये है मुट्ठी हमने बंद किया, अभी अंगूठा आपके सामने ला रहे हैं और ये मुट्ठी हम बंद कर रहे हैं। तो ये किस डायरेक्शन में है आपके, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात इस पर एक बलयुग्म कार्य कर रहा है जो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, जिससे इसकी कोणीय समय में परिवर्तन ए भी कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ये इस डायरेक्शन में आया है तो यहाँ पर एक बलयुग्म कार्य करेगा इस तरह से, ये हमारा है बलयुग्म, जिसको हम कहते हैं सक्रिय बलयुग्म, एक्टिव कपल। ये एक्टिव कपल है जो इसको इसमें ए बी मान का कोणीय संवेग में परिवर्तन ला रहा है। तो ओ जेड जो दिशा है वो कपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिसीजन एक्सिस है और ये हमारा स्पिन एक्सिस है। तो इसमें जायरोस्कोप में जैसे ही एक एक्टिव कपल आता है इसके ठीक बराबर और विपरीत मान का एक रिएक्टिव कपल कार्य करता है, रिएक्टिव कपल कार्य करता है जो इसके मान के बराबर होता है। अब इस सक्रिय बलयुग्म का मान कितना होता है, तो उस सक्रिय बलयुग्म का मान जो होता है उसको हम कहते हैं सी से, और ये होता है आई इंटू ओमेगा पी के बराबर। ये कैसे हुआ, क्योंकि सी जो हुआ सी बराबर कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, तो ये हो गया आई इंटू ओमेगा इंटू डी थीटा बटा डी टी। डेल्टा टी समय में इतना परिवर्तन हो रहा है तो लिमिट ले लेंगे तो ये हो जाएगा आई इंटू ओमेगा इंटू डी थीटा बटा डी टी। तो ये हो जाएगा सी बराबर आई इंटू ओमेगा पी। तो जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है, आई इंटू ओमेगा पी के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिएगा, ये फिगर बना लीजिएगा, ये डायग्राम दे दीजिएगा। इसके बाद दो लाइन इसी बारे में लिख लीजिए कि एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है। तो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल में नोट में करके ये सब चीजें लिख लीजिएगा, नोट में करिएगा। नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, जब ओमेगा कोणीय वेग से स्पिन करती हुई प्लेट को, जब ओमेगा कोणीय वेग से स्पिन करती हुई प्लेट को ओमेगा पी प्रिसीजन चाल से, ओमेगा कोणीय वेग से स्पिन करती हुई प्लेट को ओमेगा पी कोणीय चाल से प्रिसीजन कराया जाता है, तो प्रिसीजन कराया जाता है तो इसके लिए एक आवश्यक बलयुग्म, इसके लिए एक आवश्यक बलयुग्म की आवश्यकता होती है जिसे सक्रिय बलयुग्म कहते हैं, जिसे सक्रिय बलयुग्म कहते हैं, तथा इसका मान
C बराबर I इंटू ओमेगा पी होता है। I इंटू ओमेगा पी होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेगा। दूसरा पॉइंट लिखेगा, जब किसी जाइरोस्कोपिक पिंड पर एक सक्रिय बल युग्म लगता है तो उस पर उसी के परिमाण के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक निष्क्रिय बल युग्म कार्य करता है। एक निष्क्रिय बल युग्म कार्य करता है जिसे रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल कहते हैं। जिसे रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल कहते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का और रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का। अब हम बात करेंगे आगे कि जो दो पहिया वाहन होता है, टू व्हीलर है, उसमें जाइरोस्कोपिक प्रभाव किस तरह से कार्य करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे मैसेज के थ्रू इसको पूछ सकते हैं अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो। वैसे इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ज्यादा दिक्कत यही डायग्राम में ही है। एक दो बार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने कपल को निकाला है और कैसे ये हमारा एक्टिव कपल है और ये रिएक्टिव कपल है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सिस वगैरह। और बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमारा दो पहिया वाहन पर जाइरोस्कोपिक प्रभाव। दो पहिया वाहन पर जाइरोस्कोपिक प्रभाव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। दो पहिया वाहन पर जाइरोस्कोपिक प्रभाव। ठीक है, तो ये हमारा एक व्हीकल है। ठीक है, ये व्हील है, उसके बाद ये यहाँ पर इंजन लगा होगा और उसके बाद एक व्हील होगा। ये क्या कर रहा है, एक मोड़ पर इस तरह से मुड़ रहा है। एक मोड़ पर ये व्हीकल जो है वो मुड़ रही है और मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर ये है वर्टिकल, और यहाँ से मोड़ते टाइम जो सवार है वो थीटा कोण झुक जा रहा है। तो ये पहिया इसका है, यहाँ पर ये पहिया है, जो पहिए की एक्सिस जो है यहाँ से कितना एंगल थीटा कोण वो झुक गई है, और थीटा हमारा क्या है, उठान कोण है, जितना हम लिफ्ट देते हैं उठान कोण। अब इसका गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ बीच में कहीं स्थित होगा। अब ये अपना यहाँ ऊर्ध्वाधर से वो कितना झुक गया, थीटा कोण नीचे की तरफ झुक गया, तो यहाँ पर इसका भार कार्य करेगा जो है क्या, कैपिटल डब्ल्यू। इस गाड़ी का वेट कार्य करेगा वहां से, जिसका मान होगा कैपिटल डब्ल्यू, और वो उसके गुरुत्व केंद्र से कार्य करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक अपकेंद्री बल भी कार्य करेगा जो इसको बाहर की तरफ बल लगाएगा, इसका मान होगा एफ, अपकेंद्री बल। अब यहाँ से यदि क्षैतिज से यदि गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई h थी, ये h थी, तो यदि हम बात करेंगे इसकी, तो ये हाइट जो होगी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी हो जाएगी, ये एंगल थीटा है, एंगल कितना है, थीटा, और ये हाइट h है, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये h है, तो इधर उसका साइन कॉस कंपोनेंट और इधर उसका साइन कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा h कॉस थीटा, और यहाँ से होगा h साइन थीटा। क्योंकि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम यहाँ बनाए, ये इस तरह से ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है और ये h है, तो ये h साइन थीटा होगा और ये हमारा h cos थीटा होगा। ठीक है, तो ये h cos थीटा और ये हमारा h साइन थीटा, तो ये इस तरह से हमने निकाल दिया। ठीक, अब ये फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद दिखेगा, माना स्मॉल m बराबर, माना स्मॉल m बराबर वाहन तथा सवार का द्रव्यमान, वाहन तथा सवार का द्रव्यमान, W बराबर mg बराबर वाहन तथा सवार का भार, वाहन तथा सवार का भार, Rw बराबर, Rw जो होगा वो पहिए की त्रिज्या है, कैपिटल R बराबर मोड़ की त्रिज्या, कैपिटल R जो है वो हमारा मोड़ की त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आई ओमेगा, आई डब्ल्यू, व्हील का पहिए का
जड़ता घूर्ण, आई ई बराबर इंजन का जड़ता घूर्ण, इंजन में घूमने वाले अंग का जड़ता घूर्ण। ओमेगा डब्ल्यू बराबर पहिए का कोणीय वेग, ओमेगा ई बराबर इंजन में घूमने वाले अंगों का कोणीय वेग, जी बराबर ओमेगा ई अपान ओमेगा डब्ल्यू बराबर इंजन अनुपात, ओमेगा ई बटा ओमेगा डब्ल्यू बराबर इंजन अनुपात। ठीक है, स्मॉल एच बराबर क्षैतिज से भार तथा वाहन के गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई, भार तथा वाहन के गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई। ठीक है, थीटा बराबर उठान कोण, थीटा बराबर उठान कोण, भी बराबर वाहन का रेखीय वेग, और ये होगा आर डब्ल्यू इंटू ओमेगा डब्ल्यू, आर इंटू ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये हमारा है रेखीय वेग भी बराबर। ठीक है, अब ये इतनी चीजें हो गई। अब यहां से ये जो संबंध है गियर रेशियो, ये सारा डाटा हम यहां से मिटा देते हैं। जो हमारा गियर रेशियो आया है, गियर रेशियो इज इक्वल टू जी बराबर ओमेगा ई अपान ओमेगा डब्ल्यू, ओमेगा ई अपान ओमेगा डब्ल्यू, ये हमारा गियर रेशियो है। और यहाँ से हम बात करें तो ओमेगा ई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा ई बराबर डी इंटू ओमेगा डब्ल्यू, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद लिखिएगा उसमें वाहन के संतुलन को बनाए रखने के लिए, वाहन के संतुलन को बनाए रखने के लिए रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, सक्रिय निष्क्रिय जायरोस्कोपिक बलयुग्म तथा अपकेंद्री बल के कारण बलयुग्म, निष्क्रिय जायरोस्कोपिक बलयुग्म तथा अपकेंद्रीय बल के कारण बलयुग्म का योग रिएक्टिव जायरोस्कोपिक बलयुग्म तथा अपकेंद्री बल के कारण बलयुग्म व वाहन के भार के कारण बलयुग्म का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। अर्थात इस पर जितने भी कपल कार्य करेंगे, एक देखिए इस बिंदु की पंचा, एक कपल ये हमारा इस डायरेक्शन में, दूसरा हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये घूम रहा है हमारा, तो इस पर कपल एक एक्टिव कपल कार्य करेगा जिसका डायरेक्शन होगा इधर, इधर की तरफ हमारा इस पर एक्टिव कपल कार्य करेगा, सॉरी रिएक्टिव कपल, रिएक्टिव कपल इस दिशा में कार्य कर रहा है। तो ये रिएक्टिव कपल और ये अपकेंद्री बलयुग्म और बल, इन तीनों का जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गुणों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए संतुलन में बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, सॉरी रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल तथा भार के कारण उसका बलयुग्म और अपकेंद्री बल के कारण उसका जो बलयुग्म है वो क्या होना चाहिए, आपका तीनों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। तो अब उसके लिए कंडीशन ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे पहला अपकेंद्री बल के कारण बल युग। अपकेंद्री बल जो एफसी है, एफसी इज इक्वल टू क्या होता है, एफसी इज इक्वल टू होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, जिस पर पथ पर घूम रहा है उस पथ की त्रिज्या और जो उसका द्रव्यमान है और जो कोणीय वेग है। तो यहाँ पर हमको रेखीय वेग पता है वाहन का, तो यहाँ से हमको चूंकि v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आर। तो यहाँ से की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एम आर इंटू वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एम वी स्क्वायर अपान आर। ये आ गया आपका एफ सी, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल इतना आ गया।
तो बलयुग्म कितना आएगा भाई, बलयुग्म इसको ले लीजिए C1 बराबर कितना हो जाएगा। अब ये देखिए ये यहाँ से कितनी दूरी पर कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा FC गुणे H cos थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं C1 बराबर mv²/r इंटू H cos थीटा, समीकरण नंबर 1। ये क्या हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इस समीकरण नंबर 1 हमको प्राप्त हो गया। अब भार के कारण भी बलयुग्म हम निकाल लेंगे, भार के कारण भी बलयुग्म हम निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर हम मिटा रहे हैं इसको, क्योंकि हमको छोटे में करना है। तो भार के कारण बलयुग्म हम ज्ञात कर लेंगे, इसको हम नोट कर लेते हैं एक जगह। पहला जो बलयुग्म आया, पहला FC के कारण, वो हमारा कितना है, C1 बराबर mv²/r इंटू H cos थीटा, समीकरण नंबर 1। दूसरा W के कारण बलयुग्म C2 बराबर, W के कारण बलयुग्म C2 बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू H साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं mgh साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। C2 बराबर, ये पहला आया है हमारा और ये है हमारा दूसरा। अब तीसरा जो है वो हमारा क्या है, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। तो अब देखिए ये हमारा ऐसे जो पिंड था, पिंड है हमारा ये, ठीक है, ये अगर सामने से देखें तो ये पहिया है और ये आगे की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ भी व्यक्ति गति कर रहा है, यानी कि इस दिशा में घूम रहा होगा। तो इसका जो डायरेक्शन है ये ओमेगा कोणीय चाल से इस तरह से घूम रहा होगा, ओमेगा कोणीय चाल से इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा। अब इसके हम बात करें कोणीय संवेग की दिशा की, तो कोणीय संवेग कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी कि व्हील के आपका जो कोणीय संवेग होगा वो इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा होगा, ठीक है। अब ये जब यहां से झुक गया, ये यहां से क्या किया, कितना एंगल झुक गया, तो ये यहां से फिर कितना एंगल झुक गया, ये यहां से भी झुक जाएगा, ये जितना एंगल ये यहां से झुकेगा, ठीक है, उतना ही एंगल ये यहां से झुकेगा। ये इस दिशा में हमारा आई ओमेगा कार्य कर रहा था, ये हमारा था आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी, इस दिशा में कार्य कर रहा था। लेकिन अब ये व्हील जो है वो इस पोजीशन से झुक करके इस पोजीशन पे आ गया, तो ये हो गया हमारा आई इंटू ओमेगा पी का ये एंगल। अभी कितना कोण झुका, जितना कोण ये झुका है, ये थीटा झुका है, तो ये भी थीटा झुक जाएगा क्षैतिज से, ये ऊर्ध्वाधर से झुकेगा और ये क्षैतिज से झुकेगा। जब ये वर्टिकल था तो ये हॉरिजॉन्टल था, जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में व्हील था तो उस टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा था आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी, ये था। अब जब ये यहां से थीटा एंगल झुक गया तो ये उससे 90 डिग्री झुक जाएगा, तो ये एंगल जब थीटा है और ये हमारा 90 है, ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये हमारा 90, और यहां से ये यहां तक 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये एंगल क्या हो गया, थीटा, तो ये आ गया थीटा। तो इस दिशा में जो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कार्य करेगा उसका मान क्या होगा, आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी कॉस थीटा, आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी कॉस थीटा। तो इस दिशा में इसका अगर कंपोनेंट लेंगे तो कॉस कंपोनेंट ही आएगा, तो ये हमने यहाँ पर कॉस कंपोनेंट निकाल लिया। तो लिखेगा रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल का क्षैतिज दिशा में घटक, क्षैतिज दिशा में घटक C3 बराबर आई इंटू ओमेगा पी कॉस थीटा, ये है हमारा समीकरण नंबर 3। अब संतुलन की स्थिति के लिए ये 1, 2 और 3 क्या होने चाहिए, तीनों का जो योग है वो बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होना चाहिए, ये बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब चूंकि आई ओमेगा बराबर वाहन का
कुल कोणीय संवेग। तो ये वाहन का कुल कोणीय संवेग, तो यहाँ पर देखिए दो पहिया है तो ये पहिए का होगा, एक पहिए का ये, दो पहिए का ये, तो 2 इंटू आई डब्ल्यू इंटू ओमेगा डब्ल्यू, और उसके बाद प्लस माइनस आई इंटू ओमेगा ई, क्योंकि इंजन के जो घूमने वाले पार्ट हैं वो कभी विपरीत दिशा में घूमेंगे, कभी समान दिशा में। उनकी दिशा क्या होती है, क्रैंक की बदलती रहती है, और व्हील की दिशा सेम ही बनी रहेगी। तो ये दोनों व्हील एक दिशा में घूमेंगे तो इनका ऐड हो गया 2 टाइम्स, और ये इंजन का एक बार ऐड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये आई ओमेगा टोटल इतना आया। अब यहां से यदि हम ओमेगा डब्ल्यू बाहर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा डब्ल्यू इंटू 2i डब्ल्यू प्लस माइनस आई ई इंटू ओमेगा ई अपान ओमेगा डब्ल्यू। अब ये ओमेगा ई अपान ओमेगा डब्ल्यू अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि जी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ई अपान ओमेगा डब्ल्यू। तो इस जी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे इसको जी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा डब्ल्यू इंटू 2i डब्ल्यू प्लस माइनस आई इंटू जी। ये हमारा क्या आया, आई ओमेगा का मान। अब इस आई ओमेगा के मान को यहाँ पर C3 में पुट कर देंगे, तो C3 क्या आ जाएगा, इसलिए C3 बराबर आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई डब्ल्यू प्लस माइनस जी इंटू आई इंटू ओमेगा डब्ल्यू इंटू ओमेगा पी इंटू कॉस थीटा। समीकरण नंबर 3। ये तीनों का मान हमको पता चल गया। अब संतुलन की दशा में, तो अभी हम फिगर मिटा रहे हैं, यहाँ का फिगर मिटाने के बाद इसके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। संतुलन की दशा में इनका बीज गति योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, अर्थात फॉर इक्विलिब्रियम संतुलन की दशा में। अब यहाँ पे अभी जो फिगर बनाया था उसमें एफ सी इधर की तरफ कार्य कर रहा था, तो उसका कपल इधर, और आई सी आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी का जो है वो इधर, और डब्ल्यू का जो था वो इधर की तरफ लग रहा था। यानी कि C2 बराबर हो जाएगा C1 प्लस C3, और इक्विलिब्रियम C2 बराबर C1 प्लस C3। क्यों, क्योंकि C2 जो है वो निगेटिव, क्योंकि इनको अगर पॉजिटिव माने हैं तो ये निगेटिव होगा, और यानी C1 प्लस C3 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, तो C2 आ जाएगा इधर, तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C3। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो इस C1 C2 और C3 में यहाँ पर संबंध स्थापित होगा। यही हमारा जायरोस्कोपिक प्रभाव दो पहिया वाहन में प्राप्त होता है, और इतना डेरिवेशन आपको करना है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, mgh साइन थीटा, C2 की वैल्यू mgh साइन थीटा बराबर C1 कितना है, mv स्क्वायर अपान r। तो ये हमारा है mv स्क्वायर अपान r, h cos थीटा किसकी वैल्यू, C2 की वैल्यू, और यहाँ पे C3 की वैल्यू लंबी है इसलिए C3 को इसी तरह से यहाँ पर पुट कर दिया गया। तो ये हमारा एक रिजल्ट प्राप्त हुआ है, जिसको लिख लीजिएगा, उपरोक्त संबंध दो पहिया वाहन में जायरोस्कोपिक प्रभाव के अंतर्गत संतुलन का संबंध है। उपरोक्त संबंध दो पहिया वाहन में जायरोस्कोपिक प्रभाव के अंतर्गत संतुलन का संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जायरोस्कोप समाप्त होता है, और आपका तीसरा और 5वां चैप्टर टर्म का यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में आपके 7वें चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है बैलेंसिंग। 7वां चैप्टर कवर किया जाएगा, उसके बाद 8वां चैप्टर कवर किया जाएगा, फिर हम आएंगे चौथे चैप्टर पर, जो आपका नया है पावर ट्रांसमिशन। तो पहले हम 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर कवर करने के बाद वापस से आपके चौथे चैप्टर पर आएंगे, फिर लास्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा छठा, उसको कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका ये टर्म का जो सिलेबस है वो खत्म हो गया, मतलब 50% सिलेबस आपका खत्म हो चुका है, 50% ही अब आपके सिलेबस बचे हैं। तो आपके सिलेबस को हम जनवरी के लास्ट तक हर हाल में पूरा खत्म कर देंगे। तो इसलिए जिन दोस्तों ने या जिन मित्रों ने आपके अभी तक प्रीमियम नहीं लिया है, उनसे बोलिए कि वो हमारे प्रीमियम क्लासेस ले लें, क्योंकि 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बचा जो 50% है, उस सिलेबस को हम जनवरी लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे सुविधाओं का लाभ उठाते रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।